मीका पाजी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरे मुंह से मीका पाजी निकल जाता है क्योंकि मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ, इतने सालों से आप वैसे ही सुपर फिट हो रहे हो। पहले थोड़े से ज्यादा मोटे थे, अब ज्यादा पतले हो गए, लेकिन बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। दिल्ली के टाइम पे मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स होते थे और वो जमाना ऐसा था, 1990s का एक दौर था। हर किसी को कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, हर किसी के पास बहुत सारे चीज थे जिससे वो आगे बढ़ सकते थे। लेकिन मीका के पास स्टेज प्रेजेंस था, मीका के पास ऐसा एक पावर था ओवर द ऑडियंस जो शायद लोगों के पास नहीं था। बॉलीवुड पर आपने जो कब्जा किया वो तो बाद में किया है, लेकिन पहले इवन इन स्टेज शोज एंड ऑल ये दौर जो था बिल्कुल अलग था। मुझे याद है दुनाली के एल्बम के टाइम पे आपसे मिला था, लॉट्स वाज स्टिल गोइंग ऑन दैट टाइम आल्सो। एक्चुअली जो टाइम था ना 98 में एक बहुत बड़ा कंपटीशन था। हम सबका सबसे बड़ा कंपटीशन था, वो थे दिलीप पाजी। बिकॉज दिलीप पाजी एक लेजेंड एंड सुपरस्टार बादशाह। तो जब भी उनका कोई गाना आता था तो मैं था, जस्सी था, दिल लगी कुड़ी के शादी, एक ही गाना है जस्सी तेरा एक गाना। दैन देयर वाज हरभजन मान गल्लां गोरियां दे विच ओ गल्लां गोरियां दे विच डोए। दैन उसके अलावा जैजी भी हो गया। एक अच्छा कंपटीशन था जहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स अपने अपने स्टाइल के गाने लेके आते थे और खुद गाना लिखते थे, कंपोज करते थे, और फिर हज़ारों गानों में से हमारा भी गाना चल जाता था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। बिकॉज 98 में मुझे याद है सिल्क रूट का डूबा डूबा आया, दैन फिर जस्सी का दिल लगी आया, दैन हरभजन मान आया, दैन हंस पाजी आ गए। लेकिन एक अलग था बादशाह जो अलग ही चल रहा था, जो सबको फोड़ रहा था, वो तो दिलीप पाजी। और उनका डर दी रब रब तुरंत तुरंत होगी तेरी बल्ले बल्ले तारा रारा। तो उनके बीच में हमें बड़ा अच्छा लगता था, चलो यार हमारा भी कुछ थोड़ा थोड़ा नाम हो रहा है। तो उस वक्त मैंने यही ठाना था कि यार मुझे थोड़ा सा डिफरेंट दिखना है। बिकॉज ये सारे जितने भी सिंगर्स हैं दे आर फैंटास्टिक, बहुत अच्छे हैं, बट दे आर नॉट बेटर देन मी। सो मुझे कुछ उनसे बेटर करना लाइफ में। तो इसलिए मैंने अपना स्टाइल मैंने फोकस करा कि सबसे जो वीकनेस होती है सिंगर की वो है परफॉर्मेंस। तो जितने भी सिंगर्स आते हैं वो गाते बड़ा अच्छा होते हैं। जैसे लकीली का भी सुखबीर पाजी, देन परी हूँ मैं गाना चल रहा था, अलीशा जुनैद था, बाबा सहगल जो रैपर थे। तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन था इन सब के साथ कि इनकी परफॉर्मेंस बड़ी उतनी, बिकॉज दिलीप पाजी के साथ 8 साल काम करने के बाद, काम सीखने के बाद मुझे बहुत नॉलेज हो गई थी कि एक शो में कैसे बोलना है, कैसे खड़ा होना, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या लोगों को पसंद है। तो उस चीज़ को लेकर सारी दुनिया को बहुत टाइम लग जाता है। और 98 में सिर्फ दिलीप पाजी ने ही एक दौर शुरू करा था पॉप का, शोज़ करना, इंटरव्यूज़ देने, और जो उनका एक जलवा था, चेन पहननी, एक स्टाइल था, तो उसको मैं फॉलो करता रहा। एंड देन जब मेरा सामने लग गया गाना आया, सो उस वक्त जितने भी सिंगर्स थे वो बहुत शोज़ करते थे। बट भगवान की कृपा से उस वक्त भी मैंने आई गेस 99 में मैंने अपना घर ले लिया था 1 साल में। और मेरी जो फर्स्ट कार थी वो मुझे था, क्योंकि शाहरुख खान के पास उस वक्त पराड होती थी, तो मुझे अपने था तो मैं स्ट्रगलर, लेकिन मैं सीधा कंपटीशन अपने मन में, मैंने कहा नहीं मैं भी शाहरुख खान से कम नहीं हूँ। तो उस वक्त शाहरुख खान के पास लैंड क्रूजर थी, मैंने भी उड़ता तीर लिया, इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके लोन वोन उठा के, नहीं मुझे लैंड क्रूजर ही लेना। तो वो बड़ा फनी सिचुएशन था कि दिलीप पाजी को बड़ा तरस आ रहा था कि यार सारा ये एक जुम्मा का गाना आया तो इतनी बड़ी गाड़ी लेके क्यों घूमता रहता है। तो उन्होंने किसी को पूछा कि यार उसको पूछो तो ये सच्ची में बेचारा कहीं डूब तो नहीं गया खर्चे में, इतनी बड़ी गाड़ी लेके इतने तो साले। मतलब दिलीप पाजी का उस वक्त मैं बताना चाहूँगा रेट कि आजकल जो हमारा एक 25 लाख हर बच्चा आजकल लेके बहुत पागल हो जाता है, तो दिलीप पाजी का उस वक्त 25 लाख से रेट होता था, वो भी वाइट में, चेक में लेना उनका एक कंडीशन था उस वक्त। मैं तो मतलब खेलता रहता था जो मर्जी आने दो उस वक्त, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। तो उस वक्त दिलीप पाजी इतना चार्ज करते थे, तो वो कहते यार खुद देख के आओ, पता नहीं कहाँ से कर्जे में ढूंढ रहेगा, इतनी गाड़ी लेके घूमता रहता है, और मेरा फुल फ्लैश बॉडी गार्ड इतने। तो आई गेस पूरी इंडस्ट्री में इतने हाई फाई बॉडी गार्ड्स नहीं थे गुड लुकिंग जितने मेरे पास थे। एक तो होता कि चलो ये मेरे को कोई थ्रेट है, कोई धमकी है, दाऊद को भी नहीं पता था कि मैं कौन, पर मुझे पता कि नहीं यार मुझे कोई तो धमकी दो भाई, मैं इतने बॉडी गार्ड लेके घूमता हूँ, गाड़ियाँ और लाल बत्ती होती थी अगर इसको याद है, इतना शोशा, इतना फुकरापंती विदाउट एनी रीजन। बट वो जो फायर थी ना वो ही मेरे काम आई, बिकॉज मुझे था कि मुझे अलग दिखना है और मुझे अलग करना है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट के लिए शो करना कितना जरूरी है। एक दाल रोटी चलती है, बी उसको लॉन्ग टाइम, अगर आप देखो आशा जी हो गए, गुरदास मान हमारे लेजेंड है, ये लोग क्यों इतनी देर तक टिके हैं, बिकॉज ऑफ दे आर बेस्ट परफॉर्मर, दे नो हाउ टू परफॉर्म। तो परफॉर्मेंस के कारण इतना टाइम निकलना, आज भी सामने लग गया एक जिंदा, बिकॉज मैं गाता हूँ और मैं लाइव गाता हूँ। तो पहला शो जब किया था ऐसे, हालांकि आप दिलेर पाजी के साथ भी कर रहे थे, जी जी जी, कभी ऐसा लगा था कि यार क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं, एक्चुअली पाजी के साथ ना मैं गिटार प्ले करता था, गिटारिस्ट, और डर्दी रबर मैंने कंपोज करा उस वक्त।
मुझे था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना, मुझे सिंगर, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ओके काइंड ऑफ सिंगर हूँ। वेल ट्रेंड नहीं था, ना सीखने की थी, मुझे लगता था बस म्यूजिक डायरेक्टर बनो, गाने बनाओ, बिकॉज अनु मलिक करा तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे ये सारे मेरी इंस्पिरेशन है, यू अंडरस्टैंड। इनको देख के मैं आगे बढ़ा हूँ कि यार जब अनु जी गा सकते तो व्हाई नॉट मी। अनु जी थैंक्स टू यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर। तो मुझे था कि जो भी म्यूजिक डायरेक्टर होता है शुरू से ही उसकी जो आवाज़ है हमेशा अलग होती थी। उसकी आवाज़ एक यूनिक आवाज़ होती थी, चाहे कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर देखेंगे, इवन आनंद राज आनंद हो गया, हिमेश रेशमिया हो गया, तो ज़्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर की आवाज़ अलग होती थी। मुझे म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना था, बट पाजी कहते नहीं तो अभी और रियाज़ कर रहा है। मैं कहा भाई मैंने सिंगर नहीं बनना, और रियाज़ मेरी जवानी निकलती जा रही, मुझे कूदना है। तो 98 में मैंने गाना सामने लग गया, जैसे बसोरा हो या अच्छा हो, कूद गया मैं। भाई के साथ कभी कंपटीशन था दिमाग में एटलीस्ट? तो मैंने कभी कंपटीशन सोचा नहीं, बट मुझे था कि मुझे अपनी जगह बनानी है, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। बट मैंने एक दौर ऐसा भी देखा जी, जब ऐसा लग रहा था मुझे कि मीका अगेंस्ट द वर्ल्ड हो गया था। एक टाइम था साहिल कि मुझे लोग बोलते थे कि ही इज़ अ बैड बॉय, और मैं बोलता हूँ नहीं यार आई एम अ गुड बॉय, आई एम गुड, नहीं ही इज़ अ बैड बॉय। अभी जो नमूना उठता है, वो चेन पहनता और चश्मा बोलता आई एम अ बैड बॉय, ना उसने कभी थप्पड़ खाया ना मारा कभी लाइफ में। आजकल आदमी सीधा छाती धो के बोलता है मैं बैड बॉय, मैं बैड बॉय। तो ये अजीब सा एक ट्रेंड आ गया है कि उस वक्त सारे बोलते नहीं ये ऐसा है। तो अग्रेसिव मीका था कि मैं हमेशा नंबर 1 परफॉर्मर माइकल जैक्सन को फॉलो करता था, एंड हिप हॉप में जैसे टूपाक हो गया या बिगी हो गया या जितने बड़े नाम लो, तो दोनों को मैं फॉलो करता था। तो जो पॉप सिंगर है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी इमेज खराब हो, जैसे दिलीप पाजी पॉप सिंगर, सोनू निगम पॉप सिंगर। साथ में दूसरी जनता होती है जो कहते हैं कि नहीं सालों छापो मेरे बारे में, क्या छापना है, आई एम द बैड बॉय। तो मैं दोनों कल्चर को फॉलो करता आया था, और ये था कि बस मुझे बिकॉज सारी दुनिया मेरे से आगे निकल रही है, और अगर वो 50 की स्पीड में जा रहे तो मुझे 200 की स्पीड में जाना पड़ेगा, तो जाके मैं इनके साथ मैच करूँगा। तो टचवुड जो मेरा प्लान था, और मतलब 200 की स्पीड में भागा, कब आगे इनके सामने खड़ा हो गया इनको खुद भी नहीं पता चला। शुरुआत मीका बाजी के एल्बम आ रहे हैं, उसके बाद एक आध गाने आने लग गए, फिर गाने हिट होने लग गए, फिर ऐसा हो गया था जैसे अरिजीत का आजकल दौर चल रहा है, आपके सालों तक ऐसा दौर चला था दैट ऑलमोस्ट एवरी सेकंड सॉन्ग वाज मीका बाजी। जब भी मैं किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ, मैं उनको अलग आवाज़ देता हूँ। लोगों को लगता है मेरी एक टिपिकल आवाज़ है। अगर आप सुबह होने ना देखे, या फिर मेरा गाना आया था साजना है दिल को देर, वो मीका, या फिर वो गब्रू वाला मीका, या साम लग गया, या डिंका चिका, इन सब में आपको एक वोकल मीका की ही रहेगी, लेकिन अलग वाला मीका होगा। देन सिंग इज किंग हो गया, गणपत हो गया। तो मुझे था कि हर बारी एक तो 25% में अपना ज़रूर कंपोजिशन में डालता हूँ। थैंक्स टू प्रीतम फर्स्ट ऑफ ऑल, कि प्रीतम ने हमेशा मुझे एक फ्रीडम दिया कि यार मीका, कभी भी प्रीतम रिकॉर्डिंग पे नहीं आया, उन्होंने हमेशा बोला कि मीका गाना गा रहा है, मुझे मीका के स्टाइल में चाहिए। हम मीका को बार बार नहीं बोलेंगे ऐसा गा, आप जैसा गाना चाहो। और कभी भी प्रीतम ने ये नहीं बताया कि हीरो कौन है। मौजा के टाइम नहीं मुझे पता था कि ये जब भी मैं इतनी बड़ी फिल्म है, या फिर सुबह होने ना दे गाना अक्षय पाजी के ऊपर होगा या जॉन के ऊपर होगा। बोलते यार सारे गाने बन गए, लेकिन ये गाना एक लास्ट पड़ा हुआ है, अगर ये गाना तुम्हें पसंद हो तो तुम देख लो। वो गाना टाइटल सॉन्ग नहीं था, वो फिल्म में ऐसे कहीं छठा सॉन्ग था जिसका कोई उम्मीद भी नहीं थी, ना उसकी प्रमोशन उन्होंने करी, बट वो गाना कैसे नंबर 1 पे आ गया। तो ये बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मुझे हमेशा एक फ्रीडम दी कि मीका अपने स्टाइल में गाओ, और कई जगह मैं भी फैल जाता हूँ कि नहीं मुझे गाना ही ऐसा है। तो ये था कि हर मूवी में गाना आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन गाना अच्छा आना बहुत ज़रूरी है। सोनू निगम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इज़ ए वेरी टैलेंटेड गाय। शान दादा को लगा लो, उदित नारायण को लगा लो, सबसे अच्छे शरीफ। लेकिन जब टाइम आता तो टाइम पे ये नहीं देखा जाता कि वो बेचारा बड़ा शरीफ था या अच्छा था। हमने इंडस्ट्री ने तय कर लिया हमने गाना नहीं देना। अगर हमने गाना नहीं देना, चाहे वो मीका सिंह बैड बॉय हो या कोई बंदा बहुत शरीफ हो। तो ये मुझे डे 1 से पता था कि अगर आज मेरा राज चल रहा तो मैं तो हुकूमत करूँगा, मैं उठा के पटकूंगा सबको, बिकॉज दिस इज़ माई टाइम। एंड ये सारी उम्र टाइम नहीं रहता। तो ये मुझे डे 1 से पता था कि यार जब मेरा टाइम चल रहा है तो वाई शुड आई लाइक बिहेव लाइक भाई हाँ जी ऐसा है, थैंक्स टू भगवान का, ये खाम खा मैं नकली क्यों बनूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, किंग की तरह रहूँगा। और आज भी मैं चेन इसलिए पहन के आ रहा हूँ, एक फील आता है, अंगूठी पहनी है, महंगी घड़ी पहनी, तो फील आके जो एक इंटरव्यू आती ना उसका मजा अलग ही आता है। और बताओ ये जो किंग की बात करें, किंग की तरह जीते भी हैं, क्योंकि लाइफ में एक ही बार जीना आपने, क्यों कंजूसी करनी है, क्यों इतना। और ज़्यादातर हम फ्यूचर सोचते रहते हैं, फ्यूचर किसी का कुछ भी हो सकता है। कि अगर तुम बहुत बेकार हीरो हो तो तुम किसी भी अच्छे खासे को मात दे सकते हो, बहुत बेकार सिंगर हो अच्छे खासे सिंगर को तुम हरा सकते हो। तो मुझे था कि 1 टाइम हमने लाइफ जीना है, तो भाई एंजॉय करो।
और बाकी जैसे जैसे मैं सोचता गया वैसे वैसे भगवान ने बहुत ज़्यादा दिया यार। 150 रुपये से मैं शुरू हुआ था गिटार प्ले करना, तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ। एक और टाइम बताता हूँ कि आपका और मेरी भिड़ंत हुई थी। आपने एक पिक्चर की थी शान पाजी के साथ। वो फिल्म मैंने ऐसे ही मतलब बेचारा एक डायरेक्टर था सुनील अग्निहोत्री करके, उसने पंप दिया शान को, मुझे भी दिया। तो मैंने शान को बोला यार अच्छा खासा पैसा कूट रहे हैं, चलो टाइम पास कर लेते हैं। तो हम दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने और शान ने। हम दोनों 10 दिन शूट पे आए, बस उसके बाद सीधा वर्ल्ड टूर, क्योंकि हमें उधार से पैसा ज़्यादा मिल रहा है। उसमें वो बेचारी जिसने प्रोड्यूस की थी फिल्म, उसकी बैंड बज गई पूरी बहुत ज़्यादा। तो जब बैंड बज गई, हम अपना पैसा भी जो मिला, हम तो पागल हो गए थे कि यार इतना मिल रहा है, हम हीरो बन गए हैं। तो फिर मैंने रियलाइज़ करा शान तो बेचारा बहुत बहुत कंजूस नंबर 1 है। तो मैंने रियलाइज़ करा कि यार बेचारी हमारी वजह से उसकी पूरा नुकसान हुआ। और मुझे पूरा पता था कि सुपर फ्लॉप ये फिल्म जाने वाली। जब मैं टिप्स को पास गया भी था, कहता यार तो आपको पता ना आप इतना स्पेंड कर रहे हो यार। मैं क्या, पर उसका पैसा सेफ होना चाहिए, मुझे उसकी बददुआ नहीं लेनी, भले मेरी फिल्म भाड़ में जाए कोई बात नहीं, पर उसको तसल्ली हो जाए यार हमने तेरे लिए कुछ करा है। शान बोलता अच्छा कहा, छोड़ यार इतना डिब्बे में पहले ही फिल्म बनी तो क्यों उड़ता दिल ले रहा है। मैं क्या नहीं यार, मुझे लाइफ में किसी की ना बददुआ नहीं लेनी, बेचारी उसका बहुत नुकसान हुआ। मैंने फिल्म वापस गया, मैंने टिप्स को बोला कि यार ऐसी सुपर फ्लॉप पिक्चर है मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, हम इसको रिलीज़ करेंगे और हो सकता है उसके 4 पैसे बन जाए। तो ये स्टोरी थी। पिछले 5-7 सालों में मैंने आपको बहुत फिजिकली चेंज करते हुए देखा है, ये भी कि इंडस्ट्री के ये लिए। तो क्या कंपटीशन बहुत है ना, बादशाह जैसे बच्चे आ रहे हैं मेरे छोटे छोटे, तो मैं चाहता हूँ मैं बादशाह से छोटा दिखूँ और बादशाह मेरे से बड़ा लगता है ना बादशाह। बादशाह इज माय एल्डर ब्रदर। दोस्तियां हो पाएंगी आपकी बॉलीवुड में? दोस्तियाँ तो मेरी सिर्फ बड़े लोगों से होती है, शाहरुख खान एंड सलमान खान, मिस्टर बच्चन। जैसे मैंने बोला कि बड़े लोगों के साथ बैठना, बड़े लोगों का मतलब ये नहीं कि जिनका नाम बड़ा होता है। मैं इनके साथ, दोनों के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, स्पेशली सलमान भाई के साथ। जब भी आप उनके साथ बैठते हैं ना, सिर्फ ये 2 बंदे हैं जो आपको रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार मैं सलमान खान, तू मिक्का है। और बच्चन साहब, जब भी आप दिवाली, ईद, कभी भी आप उनको मैसेज करो, विद इन 5 मिनट्स में उनका रिप्लाई आता है। जैसे शाहरुख भाई हो गए, मैंने उनको मजाक में बोला कि आप मेरी गाड़ी चलाओगे, उन्होंने हमारी चलाई इतने पूरा रास्ते में, मतलब एक दिल रखने वाली बात है। पर उन्होंने एक दिन हमारी चलाई और सारी उम्र के लिए मुझे खरीद लिया। तो ये इनमें बड़ी बात है, एक बार दिल जीता और सारी उम्र कहेंगे जी डन, हमारी गर्दन आपके साथ है, आप बताओ क्या करना है। मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों में जो मुझे प्यार या रिस्पेक्ट मिली है, स्पेशली इन एक्टर्स के थ्रू, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि मुझे शाहरुख खान ट्विटर पे फॉलो करता है, मेरे लिए ऑस्कर होता है। और बच्चन साहब मुझे फॉलो करते हैं, तो फिर सोच लो सारी ग्रामी मेरे अंदर है। राइट, तो मुझे वो रिस्पेक्ट ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैं अगर किसी एक्टर को मैं प्यार से मैसेज करूं, मुझे रिप्लाई आए, वो मेरी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। तो आई थिंक जो 10 साल में मुझे नाम शोहरत मिली, आई डोंट थिंक कि पूरी इंडस्ट्री में किसी को आज तक इतनी मिली, ये मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे लिए ये बड़ी बात होती है कि यार कि मैं इतना बड़ा तो खैर हूँ नहीं, कोई मैं ना मैं माइकल जैक्सन हूँ ना मैं बीबर हूँ, बट फिर भी इतना क्राउड आना, इतना रिस्पेक्ट देना। और 2 हफ्ते में अगर मैं दूसरा शो करता हूँ फिर सोल्ड आउट जाता है। फिर मैं दुबई घूम रहा था अभी मॉल में, तो फैंस आए, मुझे लगता था वो मुझे बोलेंगे यार कोई नया गाना, वो कह रहे हैं वही तेरे आगे नहीं चलनी मोटे टंग। उनको पता नहीं कि मैंने बॉलीवुड में और भी गाने हैं, वो वहीं पे टके ने, हमें पता है भी भाई दुनाली वाला गाना चला है इसका। तो ये भी बड़ी अजीब बात होती। वापस एल्बम का मन कर रहा है? अभी हम करेंगे ना, अभी धीरे धीरे हम ट्रेंड लेके आएंगे। और फिलहाल क्या था, जैसे आप बोल रहे थे बहुत ज़्यादा आग लगी थी, तो कई बार क्या होता था कि मुझे साल में 25 गाने तो हिट हो रहे थे, लेकिन मैं साथ में 75 गाने और गा रहा था बिना बात, बिकॉज मैं मना किसी को करता नहीं था। तो मैंने फिर 2014 में मैंने डिसाइड किया कि अच्छे अच्छे गाने करने हैं। जैसे सलमान भाई की मूवी होगी, सलमान भाई की मूवी में भी अच्छा गाना कोई मुझे मिले, या मेरे से अच्छा किसी और ने गाया तो उससे आप गवा लो। और अभी मेरा टारगेट कि आमिर खान के साथ एक गाना होना चाहिए, रहमान साहब मेरा टारगेट थे, एंड अभी शैगी के साथ मैं गाना करके आया हूँ बहुत बड़ा। तो रहमान साहब के बारे में थोड़ा बताएं, ऐसे कुछ विश लिस्ट रहती है, शायद वो आपकी विश लिस्ट में है ऑलवेज? नहीं, रहमान साहब बहुत बहुत क्यूट है। मैंने उनको उनके बर्थडे पे ट्वीट करा था कि सर विश यू ऑल द बेस्ट, नहीं हैप्पी बर्थडे सर, दिस ईयर यू विल गेट ए चांस टू वर्क विद किंग मिका सिंह। फिर मुझे वो मिले किसी अवार्ड फंक्शन पे, उस पर भी मैंने उनको बोल दिया सर इस साल तो पक्का आपको मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा। गेस्ट पार्टनर का फोन आ गया, अब मुझे लगा था पक्का वो गाने वाले देंगे खाली आवाज़ आ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये गाना हीर तो बड़ी सैड है, एंड बहुत ही स्वीटली उन्होंने, मैंने सुना था लोगों को 12-12 घंटे लगाते हैं, तो मेरी बार उन्होंने मुझे सिर्फ 1.5 घंटे में कहा कि नहीं ओके परफेक्ट। तो उन्होंने मुझे याद है मेरे स्टाइल में गाने को गाना दिया, एंड हीर तो बड़ी सैड है। मेरी दोस्त ऐसे हैं कि जैसे मेरी बुआ के बेटे होते हैं, ट्रिपल M,
कभी बेचारों के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हमेशा स्वीट। आपकी बात सुनते रहेंगे, आप चाहे आर्गूमेंट करो तब भी आप जीतोगे, आप करो तो तब भी आप जीतोगे। उन्होंने बोलना ही कुछ नहीं, हाँ जी पाजी, हाँ जी पाजी। तो मैंने उनको बोला कि यार तुम इतने स्वीट हो, तुम म्यूजिक डायरेक्टर क्यों नहीं बन जाते पाजी? मैं क्या तो समझ नहीं आती, कभी बालियाँ पहनते हो, कभी तुम्हें पफ डैडी की तरह लगना है, कभी तुम्हारा भाई ये जॉनर नहीं है, तुम बहुत स्वीट हो, क्यूट हो, और जो इंडस्ट्री है उनको तुम्हारे जैसे क्यूट बंदे चाहिए कि जो इंग्लिश बोले और बोले दिस इज द परफेक्ट थिंग फॉर यू, दिस इज द बेस्ट, आई थिंक दिस इज द बेस्ट। इतनी बात बोलोगे तो यहाँ बहुत सारे गधे हैं जो उल्लू बन जाते हैं। तो बोलता है यार, उसको बहुत गुस्सा है, कहता आपको हमारे टैलेंट पे शक है? मैं नहीं, टैलेंट तुम में है, लेकिन इंडस्ट्री में सिर्फ यही चल रहा है कि ब्रो ब्रो ब्रो, तुम इतने स्वीट हो कि तुम्हें काम बड़ा मिल सकता है। तो उनको मेरी इस बात पे बहुत गुस्सा है कि यार ये क्या। गुस्से में हमने गाना बनाया, वही ए भाई तो नहीं पप्पी के लिए। अब मैं अपने दिल से मैंने गाना गाया, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी, लेकिन एक बंदे को फायदा हुआ सबसे ज़्यादा, वो अमित ब्रदर्स। वो इतने एक्साइटेड हो गए जैसे कोई पता नहीं हम कौन सी गाना मुमताज की पिक्चर बनाने हैं, इतना सीरियस होके गाना लिख रहे हैं, 2 घंटे लगा के मेहनत लगा रहे हैं अमित। पूरा डिस्कशन चल रहा है, ऐसा हुआ ये, और साथ में उसमें सिद्धार्थ कन्नन भी था। अब वो भी बेचारा बहुत बड़ा स्ट्रगल था, वो अभी भी मुझे स्ट्रगल ही लगता हो, इतना बड़ा लंबा बंदा बेचारा, वो भी मेहनत लगा हुआ है कि ठीक है जी हम ये लिखेंगे, हम ये लिखेंगे। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट, जो सबसे सीरियस बंदे ये, तो मुझे याद है हम इंटरव्यू करने गए, ये बाबा साइकिल और सिद्धार्थ कन्नन दोनों बैठते थे इंटरव्यू के लिए। तो हमने ना, हाँ, तो मैं चश्मा लगाता था शुरू से। मैं चश्मा इसलिए लगाता कि मुझे हैंडसम दिखना है। मैंने ठान लिया था कि हर बंदा मेरे से फोटो खिंचाएगा, और हर बार हमारा मुंह टेढ़ा बेढ़ा आता है, क्योंकि कई बार हम नहा धो के ऐसे उठ के आ गए या फ्लाइट से आ गए, तो लोगों के फोटो खींचनी, तो चश्मा आपको कवर करता, ले यार तो फोटो कर ले। अब 2 बंदे ही और, दोनों ने चश्मा पहन लिया। इंटरव्यू हो चल रही है हमारी, 2 घंटे हमारी इंटरव्यू चली, और मीत बदल सीरियस होकर इंटरव्यू बोल रहे हैं, ये है वो। बात ऐसा हो रही जैसे कोई ये भानुशाली, कौन सा डायरेक्टर है यार ये, संजय लीला बंसाली, संजय लीला बंसाली जैसे कोई फिल्म नहीं बनाता, बाजीराव फिल्म जैसे बनानी है, उस वैसे हम सीरियस होकर बैठे कि हमारी कोई बाजीराव बन रही लाइफ में, कि राखी का पंगा पड़ा हुआ है, ये दोनों भाई इतने सीरियस है कि भाई हम बाजीराव सिंघम बनाएंगे, इतना टेंशन लेके गाना लिख रहा हूं इंटरव्यू करने के, ये हुआ था, वो हुआ था, फलाना हुआ था, और इतनी बकवास बात। तो मैं भी मन में सोच रहा हूँ कि यार इतनी बकवास बात हुई, तो हम इतना सीरियस क्यों इसको लेके। तो मुझे याद है हम तीनों बैठ के ना गाड़ी में आ रहे थे, तो मैंने चश्मा उतार दिया। 7 बजे हमारा इंटरव्यू खत्म हो गया, दोनों मेरे क्यूटी पाई, दोनों मेरे भाई, 7 बजे लेके 9:30 तक चश्मा पहना उन्होंने गाड़ी में, अपने उसी में बैठे हुए हैं, क्यूट होके बैठे वहीं पे। तो मैं मजा ले रहा हूँ, मैं कहा यार इन्होंने रात को चश्मा क्यों पहना, क्योंकि ये वहीं बैठे हैं, क्योंकि इतना बड़ा बाजीराव सिंघम बना दिया उन्होंने बैठे। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा घर आ गया, चश्मा तो उतारो। कहता ओ पाजी हमें याद नहीं रहा। मैं क्या तुम इतना क्यों बैठे थे? कहता हम ना वहीं बैठे थे लाइफ में जैसे कुछ मिला ना पहली बार इंटरव्यू, यस यस, तो वे हो गया था। और लास्ट में पूछना चाहूंगा, ये फिनोमिनन जो भी नाक से बड़े फेमस हुए थे, हिमेश रेशमिया, हाँ, इनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हिमेश का गाना मैंने बहुत पहले गाया था। फर्स्ट ब्रेक जो था फिल्म इंडस्ट्री का, मुझे एक तो और था महेंद्र धारीवाल, जिसने मेरा गाना समथिंग समथिंग, इतना प्यारा गाना, उसकी फिल्म थी बैचलर, जिसमें शर्मन जोशी थी, वो भी पूरा 15 साल पड़ी रही हो। तो मेरा इतना स्वीट गाना था जो कि मैंने वो फिल्म में दे दिया, क्योंकि पहली बार बॉलीवुड का गाना मिल रहा है। शूट भी करके आया मैं थाईलैंड में, दोनों वो रिया रहमान, दोनों हॉट बहनें मेरे साथ, और गाना शूट भी हो गया। हम पता नहीं कहाँ नाच रहे हैं थाईलैंड में, भगवान करे। गंदी सी मैंने शर्ट पहनी थी, मुझे याद अभी भी, अकल नहीं ना थी, पहला वीडियो जैसा भी मिल रहा है यार उधेड़ देंगे, बॉलीवुड। अब वो गाना देख के 2 साल में फंस गया कि यार मेरा इतना प्यारा गाना है, ये तो रिलीज़ नहीं हो रहा। मैंने उससे जितनी पेमेंट ली थी, मैं इसको कहा भाई उस वक्त, ये आप डबल पेमेंट ले लो, मुझे मेरा गाना दे दो यार प्लीज़। कहता नहीं, गाना मैं तुम यूज़ कर सकते हो किसी फिल्म में डालो, मैं फिल्म में नहीं डालूंगा, मुझे गाना दे दे। वो गाना मैंने डिब्बे से निकाला और वो समथिंग सुपर हिट हो गया 2005 में, जो कि 2002 में मैंने वो रिकॉर्ड करा था। उसके बाद अब जाके फिर पता नहीं कब जाके उन्होंने फिल्म वो रिलीज़ करी। दूसरा गाना मुझे हिमेश भाई ने दिया, जो फिर मुझे याद है जब हिमेश भाई मुझसे गवा रहे थे, तो मुझे बार बार जब वो बता रहे थे, मैंने बोला यार आपकी जो आवाज़ है ना, बिल्कुल मेरी जैसी आवाज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं गा रहा हूँ। पता नहीं उनको अब तो बहुत बड़े स्टार है, कई बार याद नहीं ना रहे। तो बोलते, मैं क्या आपको गाना चाहिए, आप क्यों नहीं गाना गाते, आपकी इतनी मतलब बिल्कुल ठीक आवाज़ जैसे टोन। अब ये भी नहीं मुझे पता, तब उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि सिंगर बनना नहीं बनना, भगवान जाने, उनका पहले ही इरादा होगा। बट सडनली देन फिर उन्होंने एकदम 1-1.5 साल बाद उन्होंने गाना पूरा
धड़ाधड़ शुरू कर दिया। और शुरू क्या करा 2007 में तो पूरा ऐसी तैसी कर दिया उन्होंने। अब 2007 में मुझे पहला ब्रेक मिला जो था एक गणपत चल दारूला, संजय गुप्ता जी मुझे किसी पार्टी में मिले, उन्होंने कहा यार ऐसा ऐसा कोई गाना बनाओ। तो मुझे था कि मैं कोई ऐसा गाना ना गाऊं जिससे फिर मेरी नाक से नाक लड़ जाए, तो मुझे पहला ऐसा गाना गाना है जिससे मेरी आवाज़ बन जाए, क्योंकि अगर मैं कोई भी गाना गाऊंगा, उस वक्त हिमेश सुपरस्टार था कि अगर कोई भी गाना गाएगा तो ऐसा लगता है कि वो हिमेश ही गा रहा है। तो मैंने जानबूझ के डिसाइड करा स्ट्रेटजी कि भाई मुझे गणपत गाना है, ये गणपत चल दारूला, और मैं एक ऐसी आवाज़ लेके आऊँगा जो 5 लोगों पे सूट करनी चाहिए। तो ये ट्रेंड मैंने शुरू करा कि मैं एक सिंगर गाता हूँ तो 4-4 हीरोज़ पे डांस कर रहे थे, जैसे सुबह उन्होंने जॉन भाई एंड अक्षय पाजी। फिर सिंगर्स किंग में 5 कैरेक्टर्स थे, एक ही आवाज़ थी। देन अपनी तो जैसे तैसे में 3 थे। तो फिर मैंने ठान लिया कि मैं एक आवाज़ दिया करूँगा और 4-4 एक्टर्स के ऊपर वो सूट करनी चाहिए। तो पहला गाना मेरा गणपत था, जो कि मेरा था कि मैं ऐसा गाना ना गाऊँ जिससे सारा क्रेडिट हिमेश भाई को हो जाए। जैसे आज कोई भी गाना अंकित गाता तो अरिजीत को पैदा हो जाता है।